मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं दिल्ली में एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरे पति का एक्सपोर्ट का कारोबार है और हमारी अभी कोई औलाद नहीं है। मैंने देखा है कि सभी मर्द खास तौर से मुझको सबसे ज्यादा देखते हैं। मेरे पति और दूसरे कुछ लोगों ने भी मुझे कई दफा बताया है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। मैं भी ये बात मानती हूँ क्योंकि जब भी मैं मार्केट या भीड़ से भरी बस या ट्रेन में जाती हूँ तो लोगों की नज़रें मुझ पर ही टिक जाती हैं। इसके अलावा जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी अपना जलवा दिखाने की अपनी इस आदत से बाज नहीं आती। मामूली हरकत का मैं कभी कोई एतराज़ नहीं करती, लेकिन अगर मेरी मर्जी के बगैर कभी कोई जबरदस्ती हद पार करने की कोशिश करे तो उसकी अकल ठिकाने लगा देती हूँ। ये सब पब्लिक में होने की वजह से ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। पहले तो मैं गुस्से से घूरती हूँ और अगर कोई शख्स फिर भी बाज ना आए तो शोर मचा देती हूँ और आसपास के लोग फिर उसकी खबर ले लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी भी हद पार नहीं करती, क्योंकि कभी कभार मेरा दिल हो तो बात वहां तक भी पहुंच जाती है। अब मैं वो किस्सा बयान करने जा रही हूँ जब मैंने पहली बार बहक गई थी। मेरा यकीन मानिए, मुझे इसमें बेहद मज़ा आया, जबकि ये वाकया एक गरीब टांगे वाले के साथ हुआ था। उस वाक़ये के बाद ही मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं कभी कभार हद पार करते हुए अजनबियों से मिलने लगी। हुआ ये कि एक बार मुझे दूर की रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए हमें गांव जाना पड़ा। मैं वहां अपनी सास और चचेरे देवर के साथ जा रही थी। मेरे पति काम के सिलसिले में टूर पे गए हुए थे और वहीं से सीधे शादी में पहुंचने वाले थे। मेरा चचेरा देवर जो हमारे साथ जा रहा था वो 18 साल का बच्चा था। अब आप सोचेंगे कि 18 साल का लड़का तो बच्चा नहीं होता, लेकिन अकल से 8-9 साल के बच्चे जैसा ही था। गांव में पला बड़ा हुआ था। मैं ये बात यकीन से इसलिए कह सकती हूँ कि मैं कई बार उसे फुसलाने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इस बेवकूफ़ गधे को फुसलाने में वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी सास की उम्र 60 साल है और उनकी नज़र कमज़ोर है। उन्हें रात के वक्त दिखाई नहीं देता। हम ट्रेन से अपने गांव जा रहे थे और ट्रेन स्टेशन पर रात को 3 घंटे देर से 9:15 बजे पहुंची, जबकि पहुंचने का सही वक्त शाम के 6:30 का था। जब हम स्टेशन पर उतरे तो ये जानकर हैरानी हुई कि स्टेशन पे हमें लेने कोई नहीं आया था। ये छोटा सा स्टेशन था और गांव वहां से थोड़ा दूर था। मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर नेटवर्क भी नहीं था। हमने 15 मिनट इंतज़ार किया और सोचा कि रात बहुत हो चुकी है और हमें खुद ही गांव चलना चाहिए। स्टेशन के बाहर आकर हम गांव जाने का कोई ज़रिया देखने लगे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए कोई बस या ऑटो रिक्शा वहां मौजूद नहीं था। बस कुछ टांगे खड़े थे वहां पर, और कोई चारा ना देखकर मैंने टांगे वालों से हमें गांव ले चलने के लिए पूछना शुरू किया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हमारा गांव वहां से करीब 20 किलोमीटर दूर है। फिर मुझे महसूस हुआ कि एक दरमियानी उम्र का टांगेवाला दूर कोने में खड़ा लगातार मुझे देख रहा है। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने का सोचा। मैं उस टांगे वाले के करीब गई और उससे हमें गांव ले चलने की गुजारिश की, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेम साहब, अभी रात बहुत हो गई है। आपके गांव जाएंगे तो हमारे तो रात भर का धंधा खराब हो जाएगा। मैंने फिर उससे विनती की, प्लीज़ हमको हमारे गांव छोड़ दो ना, देखो हम अकेली लेडीज़ लोग हैं, कैसे घर जाएंगे। तुम हमें घर छोड़ दो, हम तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे देंगे। अरे, पर हमारा तो सारा धंधा ही खराब हो जाएगा ना मेम साहब। आपको छोड़कर तो वापस क्या आएंगे, तब तक सब ट्रेन छूट जाएगी। मैंने नोटिस किया कि मुझसे बात करते वक्त वो मुझको देख रहा था। उसे फुसलाने के लिए मैंने अपनी चुनरी संभालने का नाटक करते हुए चुनरी इस तरह एडजस्ट कर ली कि अब वो मुझे साफ साफ दीदार कर सके। फिर मैंने बेहद कातिलाना मुस्कुराहट के साथ अपनी नज़रें नीचे करके उससे फिर एक बार विनती की, प्लीज़ हमें ले चलो, तुम्हें अच्छा इनाम मिल जाएगा। हम जहाँ खड़े थे वहाँ थोड़ा अंधेरा था, इसलिए किसी से पकड़े जाने का डर नहीं था। मैंने उसे इतना खुलकर साफ इशारा दे दिया था जितना कि कोई औरत किसी अजनबी को दे सकती है। वो भी मेरा इशारा समझ गया और हमें ले जाने के लिए राजी होते हुए बोला, अच्छा मेम साहब, आप कहती हैं तो चलता हूं, पर इनाम पुरा लूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें मुझ पर ही जमी थीं।
इतना बेहतरीन मौका देने के लिए मैंने दिल ही दिल में ऊपरवाले का धन्यवाद किया, क्योंकि हमारा ट्रेन का सफ़र बहुत ही उबाऊ और बेरंग था। हम एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे, इसलिए किसी भी मस्तीमजे का कोई जरिया नहीं था। खैर, हम लोग टांगे पर बैठे। मैं और मेरी सास पीछे वाली सीट पर बैठे और मेरा देवर आगे वाली सीट पर टांगे वाले की बगल में बैठा। करीब 15 मिनट के बाद हम पक्की सड़क से एक सुनसान कच्ची सड़क पर मुड़े। इस सड़क पे कोई रोशनी नहीं थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल में से गुजर रहे हों। कोई और गाड़ी उस सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। मेरी सास तो टांगे पर बैठते ही सो गई थी और अब खर्राटे मार रही थी। यही हाल मेरे देवर का भी था, जो टांगे का साइड का डंडा पकड़े सोया हुआ था। ठीक ऐसे वक्त पर टांगे वाले ने टांगा रोक दिया और बोला, मेम साहब, आप आगे आके बैठिए, क्योंकि पीछे की तरफ लोड ज्यादा हो गया है। घोड़ा बेचारा इतना लोड कैसे खींचेगा, और इस बच्चे को भी पीछे आराम से बिठा दीजिए। मैं फौरन समझ गई कि उसका असली इरादा क्या है, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए बोली, नहीं, रहने दो ना, ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा। घोड़ा तो आपके गांव तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। आइए, आप आगे बैठिए। मैंने देखा कि मेरी सास अभी भी खर्राटे मार रही थी और मेरे देवर का भी यही हाल था। मजबूरी का नाटक करते हुए मैं टांगे से उतरी और आगे जाकर अपने देवर को जगाया। सोनू, उठो, जाकर पीछे बैठो, मैं इधर आगे बैठूंगी। सोनू बहुत ही सुस्त सा नींद में वहां से उठा और बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया और मैं आगे की सीट पर टांगे वाले की बगल में बैठ गई। टांगा फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। 15-20 मिनट के बाद मैंने देखा कि सोनू फिर सो गया है और इस बार उसने अपना सिर मेरी सास की गोद में रखा हुआ था। अब अगर वो अचानक जाग भी जाता तो हमें आगे देख नहीं सकता था। अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उस टांगे वाले को तड़पाने और लुभाने का और अब तक के बेरंग सफ़र में कुछ मज़ा लेने का ये बेहतरीन मौका था। मैंने फिर अपनी चुनरी को इस तरह एडजस्ट किया ताकि साफ साफ नजर आए और फिर टांगे वाले की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, अरे तुम्हारा घोड़ा तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लगता है कि जैसे इसमें जान ही नहीं है। टांगे वाला बोला, अरे मेम साहब जी, अभी आपने घोड़ा देखा ही किधर है। जब उसे देखोगी तो घबरा कर अपना दिल थाम लोगी। टांगे के ऊपर लटके लालटेन की हल्की रोशनी में ये नज़ारा देखकर टांगे वाले को सही इशारा मिल गया। वो बोला, मेम साहब, कभी मौका देकर तो देखिए हमारे घोड़े को, सवारी करके आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरा मज़ा ना आए तो नाम बदल दूंगा। उसे और बेचैन करने के लिए मैं थोड़ा आगे को झुकते हुए बोली, सवारी क्या खाक कराएगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा घोड़ा तो एकदम बुढ़ा हो गया है, देखो कैसी मरियल चाल है इसकी। टांगे वाला बोला, वो तो मेरा घोड़ा मेरे काबू में है। जब तक मैं इसे सिग्नल नहीं दूंगा ये उठेगा और भगेगा नहीं। टांगे वाले ने जब देखा कि मैं उसे पूरी शह दे रही हूं, मुझे तो इसमें कोई एतराज था ही नहीं, लेकिन मैंने एक बार पीछे की सीट पर यह तहकीक करने के लिए नजर डाली, मेरी सास और देवर गहरी नींद सो तो रहे हैं। टांगे वाले को और उकसाने के लिए मैं मासूमियत का नाटक करते हुए उसके कंधे पर और ज्यादा दबाव देने लगी, जिससे उसे ये जाहिर हो कि टांगे के हिचकोलों की वजह से ये हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब भी वो टांगे वाला खुद पे काबू कैसे कायम रखे हुए था। हर गुजरते समय के साथ साथ मैं और ज्यादा बेचैन हुई जा रही थी। अब तक मैं इस कदर उसकी दीवानी हो चुकी थी कि मैं समझ गई कि वो मुझसे जो चाहे करवा सकता है। सच कहूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस उस बहाव के साथ बह जाना चाहती थी। मैं बोली, चाहती तो मैं भी ये ही हूँ, पर इस चलती घोड़ा गाड़ी में ये कैसे मुमकिन है, तुम ही बताओ। मेम साहब, अगर आप साथ दे तो मैं आज की रात को आपकी जिंदगी की एक यादगार रात बना दूंगा, पर आपको मेरा साथ खुलकर देना होगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि इस टांगे में तो ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मेरे एक दोस्त का ढाबा है जो रात भर खुला रहता है। कहिए तो वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। चलो, पर आपके साथ वालों का क्या करेंगे? इनकी चिंता तुम मत करो,
इन्हें हम चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दे देंगे। तुम बस जल्दी से ढाबे में चलो। अचानक मुझे अपनी सास के खांसने की आवाज सुनाई दी। मेरी सास की आंख खुल गई थी और उसने मुझसे पूछा, बहू, हम कहाँ तक पहुँच गए? अपनी सास के इस तरह बेवक्त उठने पर मुझे इतनी मायूसी हुई और गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर काबू किया और बस इतना बोली, अम्मी, अभी तो हम आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं। टांगे वाला घबरा गया था और मुझे अपने से परे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मैं जानती थी कि उसकी डर बेबुनियाद है, क्योंकि मेरी सास को दिन में भी मुश्किल से नजर आता है और रात के अंधेरे में तो अंधी जैसी ही थी। टांगे वाले को भी शायद एहसास हो गया कि मेरी सास को रात में नजर नहीं आता। अब मेरी सास के पूरी तरह जगे होने की वजह से हम खुलकर बातें नहीं कर सकते थे। इस दौरान मेरी सास ने शायद टांगे वाले का कराहना सुन लिया था और उसने पूछा, क्या हुआ? कौन गया? अरे भाई टांगे वाले, तुम्हें क्या हुआ है? माताजी, ये मेरा घोड़ा बेचारा बहुत थक गया है। इसे थोड़ी देर आराम करना है, इसलिए हम यहाँ एक ढाबा है, वहीं पर थोड़ी देर रुक जाते हैं। आप लोग चाय पी लीजिएगा और मेरा घोड़ा थोड़ा चारा खा लेगा, नहीं तो ये घोड़ा यहीं पर दम तोड़ देगा, टांगे वाले ने कहा। हम ढाबे तक पहुंचने ही वाले हैं, कहानी जारी रहेगी।